नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विथ रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या आज की खास खबरें हैं और जो खास खबरें हैं उन्हें हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और खबर की तरफ बढ़ने से पहले हम डेली रोजाना की तरह एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को उसमें से थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये 2009 का प्रश्न है। सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया है। इसमें एक प्रश्न दिया है संगठन और मुख्यालय। इसमें पहला है एशियाई विकास बैंक का संगठन का मुख्यालय टोक्यो, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ बैंकॉक। और निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसमें आप लोग सही उत्तर दीजिए। और ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन दूसरा है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आज की दैनिक जागरण की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पराली जलाने वालों को न मिले एमएसपी का लाभ, यह हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी जो हमारी सर्वोच्च अदालत है वो कह रही है। वायु प्रदूषण पर शीर्ष कोर्ट सख्त, पंजाब को दी हरियाणा से सीख लेने की सलाह और कहा जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें क्यों मिलना चाहिए कोई आर्थिक लाभ। फिर कहा इस मुद्दे पर न हो राजनीति, केंद्र व राज्य मिलकर तत्काल से कालिक हल ढूंढें। देख रहे हैं जो ये पराली पंजाब में पराली जलाना बंद नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने पराली जलाई है उन पर एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लाभ से वर्जित किया जाना चाहिए। पराली जो फसल के अवशेष बचते हैं उससे ही पराली कहा जाता है। जैसे धान और गेहूँ ऊपर की फसल काट ली जाती है और जो डंठल बचते हैं उसे छोड़ दिया जाता है, फिर किसान उसे आग लगा देते हैं उसमें, लेकिन ये किसान के लिए भी खराब होता है क्योंकि किसान के खेत में भी उत्पादन करने की क्षमता को यह घटा देता है। आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं कि जिस खेत में आग लगाएंगे उसमें जो कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो सब आग लगने से मर जाएंगे, तो उसमें उत्पादन क्षमता भी कम हो सकती है। गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई स्थित एजेएल की अचल संपत्ति समेत यंग इंडियन के शेयर जब्त। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें 662 करोड़ रुपए मिले। 662 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेल और 90.21 करोड़ रुपए की यंग इंडियन की है। पीएमएलए के तहत ईडी ने मामले में की बड़ी कार्रवाई, सोनिया और राहुल को भी झटका, फिर से हो सकती है पूछताछ। ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसका स्थापना हुई थी। आरआरटीएस के लिए 1 हफ्ते में जमा करें 415 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए पैसा नहीं देने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप इस अदालत को हल्के में न लें। अदालत ने कहा आप कोर्ट को दिए वचनों की अवहेलना कर रहे हैं। एक सप्ताह का समय है परियोजना का पैसा देने ही तो आप कोर्ट विज्ञापन के बजट
को इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इस परियोजना में दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। फिर चाहे इसमें कई इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में देख रहे हैं, जो राजधानी के 5 इलाकों को AQI 400 या उससे ऊपर पहुंचाया गया। हम देख रहे हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात हो रही, कितना फैल रहा है इस समय कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्वार हो रहा है। खादी मंडप में देखने को मिल रहा गांधी के सपने का भारत। प्रगति मैदान में चल रहे 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार खादी मंडप भी खासा आकर्षण का केंद्र है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित मेले देश के कोने कोने की पहचान परिचित हो रही है। यह सब कुछ देखने को मिलता है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने से भारत में था। कनाडा में आतंकियों और कट्टरपंथियों को दी जा रही है सरहड़ियाँ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। G20 डिजिटल सम्मेलन आज नई दिल्ली। घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर होगी चर्चा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा विकास होगा बैठक का मुख्य एजेंडा। G20 के नेताओं का डिजिटल सम्मेलन बुधवार को होगा, यानी आज। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5:30 बजे से सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में G20 नेताओं के डिजिटल सम्मेलन से एक दिन पहले मंगलवार को भारत ने कहा कि यह सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर चर्चा करने, महत्वपूर्ण चुनौतियों के संबंध में सहयोग बढ़ाने और वैश्विक शासन की कमियों को दूर करने में अवसर प्रदान करेगा। अब आप सोच रहे हैं डिजिटल सम्मेलन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात होगी, जो G20 के देश हैं उन्हीं से। G20 की बात करें 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन 2008 वाशिंगटन DC में हुई थी और 2023 में इसकी अध्यक्षता यानी मेजबानी भारत ने किया है और उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। और G20 में बताया कि 19 देश और एक यूनियन संघ शामिल है, लेकिन भारत के अध्यक्षता में G20 न रहकर G21 हो चुका है, क्योंकि उसमें एक अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। बच्चों को उपराष्ट्रपति ने दी संसदीय कार्यों की जानकारी। भारत हुआ अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में शुरू। भारतीय अमेरिकी विशेष बलों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरेई में मंगलवार को शुरू हो गया। अभ्यास का यह 14वां संस्करण है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका दल समूह के प्रतिनिधित्व प्रथम विशेष बल समूह के जवान और भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवान कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और इस समय महासमर चल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बंद पड़ी मशीन से ड्रिलिंग, फिर शुरू हुआ निर्णायक मोड़ पर अभियान। बिहार के DM की गाड़ी ने 4 को रौंदा, मां बेटी समेत 3 की मौतें। देखते हैं कि क्या खास खबरें हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि आने वाले पहले PM होंगे नरेंद्र मोदी। जन्म स्थान ईदगाह विवाद के बीच अहम होगा यह दौरा। पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी होगा संदेश। और ये देख रहे संपादकीय पाठ है। ये वनडे एग्जाम, UPSC प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस में लिखने के लिए कई इसमें महत्वपूर्ण नॉलेज दिए होते हैं, इम्पॉर्टेंट नॉलेज होता है, जो आपके आंसर राइटिंग लेखन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो कि आप लोग इसे उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसमें राजीव चंद्रशेखर का एक आर्टिकल दिया है, कभी ना भूलने वाली टीस। 1962 का भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास काल का ऐसा काला अभ्यास है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। देख रहे हैं ये इतिहास से जुड़ी कुछ खबरें दी हैं और यहाँ कुछ छोटे छोटे आर्टिकल दिए होते हैं, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तलाशना होगा समस्या का स्थायी समाधान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का गंभीर
स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ। ऐसे में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लगभग 5 साल पहले देश की शताधिक शहरों की हवा सुधारने का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया गया और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आज भीषण वायु प्रदूषण के दौरे में उससे सुझाए रास्तों, बनाए गए रोड मैप और विकसित तकनीकी के आकलन का भी समय है। इस पर भी गंभीरता से सोचना होगा कि हर साल आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान लागू किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। सिल्किया यार सुरंग हादसे से लेना होगा सबक। ये जो उत्तराखंड में 10 श्रमिक फंसे हुए हैं उसी की बात हो रही है। गुणवत्ता मानकों के दायरे में आएगी 217 वस्तुएं। BIS ने 1 दिसंबर से मई 2027 तक मानकों के दायरे में आने वाली वस्तुओं की सूची जारी कर दी है। चीन से आयात में कमी लाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है। नई वस्तुओं में घी, तेल, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली टीन से लेकर AC से जुड़े कई उत्पाद शामिल हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता मानकों की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों को घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले 3.5 साल में 217 वस्तुओं को गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाने की तैयारी हो गई है और सूची में लकड़ी से जुड़ी कई वस्तुएं भी शामिल है। BIS की ओर से जारी की गई सूची में लकड़ी की बनी कई वस्तुएं भी शामिल किया गया है। इसमें घरेलू फर्नीचर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अभी सस्ते दाम वाले लकड़ी से बने वस्तुओं का आयात होता है और उससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। अब घरेलू स्तर पर फर्नीचर से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण शुरू होगा। इसी प्रकार घी, तेल रखने वाले टीन से लेकर बड़े कंटेनर का भी घरेलू निर्माण जोर पकड़ सकता है। AC से जुड़ी सभी प्रकार की सर्टिक पर भी वर्ष 2026 में गुणवत्ता मानक लागू हो जाएगा। इससे उसका आयात बंद हो सके। हम देख रहे हैं जो चीन के आयात में कमी यानी जो चीन के ऊपर निर्भर है उसमें कमी लाने के लिए यह शुरू किया गया है। कतर की मध्यस्थता में इजराइल हमास संघर्ष विराम के करीब। हमास के पॉलिट ब्यूरो प्रमुख ने वादा किया, बाइडेन ने भी दिए संकेत। 2 राष्ट्र सिद्धांत से इजराइल फिलिस्तीन विवाद का स्थायी हल है। भारत एशिया पर भारत के 3 सिद्धांत, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, गाजा में मानवीय कानून का पालन, 2 राष्ट्र निर्माण फिलिस्तीनियों के लिए जरूरी। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने एक साथ 3 वैश्विक मंच पर कहा कि इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए 2 राष्ट्र सिद्धांत ही विकल्प है। पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत 2+2 की वार्ता। फिर देर शाम ब्रिक्स संगठन की तरफ से पश्चिम एशिया विवाद पर बुलाई गई विशेष बैठक। भारत ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया। ब्रिक्स की बैठक पर वह 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री S जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। वह कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, साथ ही 2 राष्ट्र सिद्धांत को जरूरी बताया। साफ है कि इस बारे में भारत सरकार की दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया। भारत ने इस मत को ऑस्ट्रेलिया व दूसरे देश का भी समर्थन मिला हुआ है। यहाँ पास एक शब्द आया है ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। यह संयुक्त संगठन है। स्थापना के समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। इसकी स्थापना की बात करें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई यानी चीन की राजधानी में देखने को मिलता है। हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे थे हाउती विद्रोही। इजराइल और हमास संघर्ष बीच लाल सागर के कारपो गैलेक्सी लीडर के हाउसी विद्रोही द्वारा हाईजैक किए जाने की यह तस्वीर सामने आई है। पंकज आडवाणी 26वीं बार बने चैंपियन। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने मंगलवार को यहां फाइनल में हमवतन सौरभ कटोरी को हराकर 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब जीता है। आडवाणी ने कुआलालंपुर के पिछले साल में खिताबी मुकाबले में पुनरावृत्ति से कटोरी को 1000 से 416 से हराया।
IBSF की बात करें, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन, पहले विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियन के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजी बिलियर्ड्स के खेल के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर पेशेवर टूर्नामेंट है। कुछ हद तक 1951 से चले आ रहे इस आयोजन को 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ द्वारा स्वीकृत किया गया था। स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, सेना ने DRDO के सहयोग से मंगलवार को स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। सीकिंग 42वीं हेलीकॉप्टर से यह परीक्षण किया गया। इसमें मिसाइल की सीकर व गाइडेंस तकनीकी का भी परीक्षण किया गया है। मिसाइल में कई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी लॉन्चर भी शामिल है। कोई मिसाइल कितना प्रभावी है, यह गाइडेंस तकनीक पर निर्भर होता है। और यहाँ देखते हैं जनरल नॉलेज या पेपर के पॉइंट व्यू से भी जुड़ी कुछ खबरें रहती हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, पढ़ लीजिएगा। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। 1963 आज ही टेक्सास में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाला पूर्व नौसैनिक हार्वी ओसार था। 3 वर्ष से भी कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे कैनेडी ने बेहद लोकप्रियता हासिल की थी। उनकी हत्या पर पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। और देखते हैं यहाँ कुछ फिल्म से जुड़ी खबरें रहती, मूवी से। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। और देखते हैं ऐसी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसमें उसका सही आंसर क्या होगा, और उसके बारे में थोड़ा हम विश्लेषण फुल जानकारी करते हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि उसने क्या क्या दिया है। और इसका राइट आंसर होगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसका मुख्यालय सिंगापुर में ही स्थित है। बाकी एशिया विकास बैंक का मुख्यालय वहाँ फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ना कि बैंकॉक में स्थित है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसकी विशेष संक्षेप में जानकारी तो हो गई, थोड़ा इसके बारे में और जानकारी देते हैं। बात करते हैं एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक ABD 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी कल्पना विश्व के सबसे निर्धन क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास और सहयोग की सुविधा के लिए एशियाई क्षेत्र हेतु वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 49 प्रशांत क्षेत्र के तथा 19 बाहरी देश हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है तथा अपने सदस्यों व अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन केवल B ही सही है। और अब बात करते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जो सही आंसर है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। APEC के 21 सदस्यों का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, सतत, नवीन एवं सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि लाना है। APEC का मुख्यालय सिंगापुर में है तथा APEC प्रक्रिया के लिए यह मूल समर्थन तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह समन्वय, तकनीकी तथा सलाहकार सहायता के साथ साथ सूचना प्रबंधन, संचार व सार्वजनिक आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है। तो
अनुरोध करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसमें से जो मैंने जानकारी दी है वो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।